एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी आंगन में। रास्ते खुद नहीं बनते, बनाने पड़ते हैं। रास्ते खुद नहीं बनते, बनाने पड़ते हैं, वरना नदी कभी पार जाने नहीं देती। मेहनत वो हथियार है जो यदि लगन से हो तो नाकामयाबी को कभी पास आने नहीं देती। इन्हीं पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास में हम लोगों ने स्वर से संबंधित सभी प्रश्नों को पढ़ा। पूरी जितनी भी व्याख्या वहाँ पर हुई, एक भी प्रश्न आपका स्वर से संबंधित छूट नहीं सकता। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन के सभी प्रकार, सभी भेद और किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, हम लोग कन्फ्यूज़ कहाँ होते हैं, क्यों होते हैं और उसे याद कैसे रखा जाए, ये सभी तथ्य हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन वर्ण। सबसे पहले हम ये जानें कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वर्ण के साथ स्वरों का लगाना मुख्य होता है, अनिवार्य होता है। बिना स्वरों के आप शब्द निर्माण नहीं कर सकते, भाषा नहीं बन सकती। दूसरा, स्वतंत्र नहीं होते व्यंजन। जिस प्रकार स्वर स्वतंत्र होते हैं उस प्रकार व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। तो ये होता है व्यंजन का जो है परिभाषा। आगे चलते हैं, इसके भेद जान लेते हैं। उच्चारण के स्थान पर इसके भेद कितने हैं? उच्चारण के स्थान पर यानी उच्चारण स्थान के आधार पर किस प्रकार हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्ण किस प्रकार बाहर आता है, और ये सभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण कंठ स्थित काकल यानी हमारा ये जो कंठ है, यहाँ पर एक काकल होता है, स्वर तंत्री जो होती है जिससे आवाज़ निकलती है। काकल स्वर यंत्र मुख, स्वर यंत्र मुख इसको कहते हैं काकल को। इससे होता है, इसका उच्चारण में मुख विवर मुख्यतः खुला रहता है। मुख विवर, ये जो आपका मुख विवर है ये खुला रहता है। और ये कौन सा वर्ण है? हा। बहुत बार प्रश्नों में ये बना हुआ है, एक ही वर्ण है जो काकल वर्ण है, वो है हा। जब हम हा बोल रहे हैं तो देखिए ये जो मुख विवर है ये खुला हुआ है पूरा। सबसे बड़ी बात आप इतना भी याद रख लेंगे तो भी काफ़ी है कि काकल में मुख विवर खुला रहता है और काकल वर्ण एक ही है, वो है हा। ठीक है, हा इस प्रकार बोलेंगे। अगला लेकर चलते हैं कंठ्य। कंठ्य, कंठ क्या हुआ? यहाँ हमारा कंठ स्थित है तो कंठ वर्ण का उच्चारण भी कंठ से ही होता है। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठ्य वर्ण कहते हैं, कंठ्य व्यंजन कहते हैं। देखिए इनका उच्चारण का स्थान करते समय, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा का पिछला भाग, जो हमारी जीभ है ना, इसके कई भाग हैं। एक आगे की नोक है, फिर अगला भाग है, फिर ये पिछला भाग है जहाँ से ये बनी हुई है। तो ये जो जीवा का जो पिछला भाग है ये तालु को स्पर्श करता है। जैसे का बोलेंगे, क। देखिए मान लीजिए ये हमारी जीवा है, ठीक है, तो इसका ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग ये कहाँ स्पर्श करेगा? यहाँ हमारा जो ये होता है मुख का स्थान तालु, तो ये यहाँ से यहाँ टच करेगा। ठीक है, ये तालु को टच करेगा। हमें आगे से कोई लेना देना नहीं है। ये पिछला भाग है जीवा का, ठीक है, ये अग्र भाग है और ये नोक है। इस प्रकार हमारी जीवा है और ये हमारा तालु है। अभी हम दंते पर आएंगे तब उसके विषय में भी बताएंगे। ये तालु हो गया और ये जो जीवा का पिछला भाग है ये तालु को स्पर्श कर रहा है तालव्य वर्ण के समय में। तो देखिए क, ख, ग, घ, ये चार वर्ण ऐसे हैं जिनको बोलते समय हमारी जो जीवा का पिछला भाग है वो तालु को स्पर्श करता है, इस कारण इसको कंठ्य वर्ण कहते हैं। अगला देखते हैं तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन, जैसा कि कंठ से थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे अब हम, है ना। उच्चारण करते समय जीवा अग्र कठोर तालु को स्पर्श करता है। जैसे ये वाले वर्ण आपको ध्यान रखने होंगे। ये तो हम लोग पढ़ते हैं, कभी कभी परिभाषा भी पूछ ली जाती है तो हमें पता होना चाहिए, लेकिन समझने के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ये वर्णों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको याद रखना कैसे? च, छ, ज, झ, य और श, ये दोनों भी इसके अंतर्गत आते हैं।
तो जब हम च बोल रहे हैं च, तो जो हमारा ये तालु है, कठोर तालु, ये तालु है ऊपर है यहाँ पर, और कठोर तालु है, तब हम चा बोलते हैं चा। तो जीभा का अग्रभाग, ये वाला भाग, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा है अग्रभाग। ये अग्रभाग यहाँ टच करता है, ठीक है, ये जीभा का अग्रभाग है, ये यहाँ टच करता है ऊपर। जब हम बोलते हैं चा तो हमारी जीभ ऐसे हो जाती है और चा ऊपर जाती है, ठीक है। तो ये अग्रभाग कठोर तालु को स्पर्श करता है च, छ, ज, झ, या, शा बोलते समय, ठीक है। इतना हो गया, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रहा है। यहाँ देखिए मूर्धन्य है, मूर्धन्य में क्या होगा? मूर्धन्य सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें क्या है, उच्चारण करते समय जीवाग्र, जीवाग्र का मतलब है जीवा का अग्रभाग, ठीक है, आगे का हिस्सा। जीवाग्र कठोर तालु के पिछले भाग को स्पर्श करता है। देखिए यहाँ पर क्या है ना, तालु भी, ये देखिए तालु का पिछला भाग है, ये अग्रभाग है तालु का, ये कठोर भाग है, ठीक है, ये हमारा तालु है। तो इसका जो ये वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा, जब हम तालव्य वर्ण बोलेंगे तब यहाँ टच कर रहा है, लेकिन जब हम मूर्धन्य वर्ण बोलेंगे तब ये जीभ ऐसे मुड़ जाएगी, देखिए ऐसे मुड़ जाएगी, और मुड़ने पर ये इस प्रकार से इसका आकार होगा और ये कठोर तालु के पिछले भाग को स्पर्श करेगी, ठीक है। ये आपकी जीभा है और ये मुड़ जाएगी और यहाँ टच करेगी तालु के पिछले भाग को। और जब हम ये हो गया मूर्धा, ठीक है, मूर्धन्य वर्ण बोलने के लिए यहाँ पर हो गया। और हम जो तालु बोल रहे थे उसमें क्या था, जीभा ऐसे आती है, हल्के से ऐसे मुड़ जाती है और ये जो तालु है इसको स्पर्श कर लेती है, ठीक है, इसको स्पर्श करती है। यहाँ स्पर्श नहीं करेगी, सिर्फ यहाँ स्पर्श करेगी अग्रभाग में। और यहाँ भी जीवा का अग्रभाग मुड़ करके स्पर्श होता है। आप उच्चारण करके भी देख सकते हैं। टा, देखिए ऐसे मुड़ गई हमारी जीभ, ऐसे है, ऐसे मुड़ गई, टा, ठा, डा, ढ। तो ये इस प्रकार मूर्धन्य उच्चारण करते समय जीवा के अग्रभाग को स्पर्श करती है। ट, ठ, ड, ढ। इसके अलावा र, श, ये भी मूर्धन्य वर्ण है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर तो देखिए अगला देखते हैं, वर्तस्य व्यंजन। वर्तस्य क्या होता है, हमारे जो दांत होते हैं, दांत के ऊपर मसूड़ा होता है। देखिए इस प्रकार से एक लेयर होती है, इसके नीचे यहाँ पर दांत होते हैं, ये दांत हो गए। इसके ऊपर एक लेयर होती है जिससे दांत जुड़े होते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर एक और लेयर होती है, इतना मोटा हमारा मसूड़ा होता है। तो यहाँ वाली लेयर पर जहाँ दांत जुड़े हुए होते हैं इसको कहते हैं वर्तस्य, ठीक है। ये दांत जो हमारे जुड़े हुए हैं इस वाली लेयर को कहते हैं वर्तस्य। और ये वाली लेयर, इस पर टच होती है हमारी जीवा, जीवा की नोक। देखिए कहा है जीवानीक, जीवानीक का मतलब हुआ जीवा की नोक। जो बिल्कुल नोक है उसको जब आप बोलेंगे न, ये होता है ल, र, ज, ड़, ड और ड़, और न भी यहाँ पर आएगा, न भी रहेगा। ये सभी वर्ण जीवानीक जो होती है हमारी यहाँ पे टच करती है, ठीक है, यहाँ पे टच करती है। आप वर्ण को बोलकर देखिएगा, ला, ला, तो दांत के ऊपर यहाँ पे जहाँ पे दांत हमारे जुड़े हुए हैं इस लेयर को टच कर रही है। तो ये वर्तस्य व्यंजन होते हैं, ला, र, ज, ड, ढ़ और न। चलिए अगले की तरफ चलते हैं, दंत्य। अब यहाँ पर हो गया दंत्य। तो दंत्य से आपको समझ आ ही रहा है कि वर्तस्य में तो मसूड़े पर टच किया था, लेकिन दंत्य में क्या होगा, दांतों पर जीभ लगेगी, ठीक है। जीवानीक यानी जीभ की जो नोक है वो दांतों को स्पर्श करेगी, ऊपरी दांत की पंक्ति का स्पर्श करती है, ठीक है। ये नहीं कि बिल्कुल दांतों के बीच में आ जाएगी, दांत जहां से शुरू होता है उस वाली पंक्ति को स्पर्श करती है। त, थ, द, ध, न, जा, मतलब ऊपरी दांत को स्पर्श करने का अर्थ है कि नीचे भी होते हैं दांत, लेकिन नीचे वाले दांतों से मतलब नहीं है। जब हम ये बोलेंगे दंत्य वर्ण तो इन वाले दांतों को, ठीक है, ऊपर वाले जो हमारे दांत हैं इनको स्पर्श करती है। ये वाले जो दांत है ऊपर, इसको स्पर्श करती है। आप लोग बोल के देखिएगा, त, थ, द, ध, न, तो दांतों को स्पर्श करती है, तो दंत्य हो गया। और सा भी इसी में आता है, ध्यान रखने योग्य बात है। न
ना जो है वो वर्तस्य है, त थ द ध न इसका पंचम वर्ण है, इसलिए इसके साथ है। ओष्ठ है, ओष्ठ है, आप सिंपल सी बात है, उच्चारण के समय क्या होगा, दोनों ओठ आपस में स्पर्श करते हैं, प फ ब भ म, ये भी ओष्ठ है क्योंकि ये आपस में स्पर्श करते हैं। तो इसके आगे के व्यंजन को जानते हैं कि किस प्रकार से आगे व्यंजन होते हैं। इतना समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। यदि फिर भी कोई डाउट होता है, किसी प्रकार से कोई प्रश्न पूछना होता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। चलिए अन्य तथ्यों को देखते हैं। 8वां पॉइंट है जीवा मूल्य। जीवा मूल्य कौन से वर्ण होते हैं, जीवा का मूल भाग। मैंने आपको बताया जीवा का मूल भाग क्या है, जहाँ से जीवा शुरू हुई है या जुड़ी हुई है। मूल भाग तालु के पिछले, तालु हमारा क्या है, ये तालु है और ये हमारी जीवा है, और इसका जो ये भाग है ये पिछला वाला, ठीक है, यहाँ जीवा मूल है, ये जुड़ी हुई है, और इसका भाग पिछले तालु के भाग से हल्का सा स्पर्श करता है। वहाँ क्या था, पूर्णतया स्पर्श करता था, और यहाँ क्या होगा, हल्का सा स्पर्श करेगा। तो ये क्या, कौन से वर्ण है, देखिए यहाँ पर एक बिंदी है जिसको नुक्ता कहते हैं, ठीक है, क के नीचे नुक्ता है, ख के नीचे भी है बिंदी और ग के नीचे भी है। ये 3 ही वर्ण हैं जिनको हम कहेंगे जीवा मूल्य वर्ण, ठीक है। ये जीवा मूल्य वर्ण कौन से हैं, ये अरबी से उर्दू में आए हैं, अरबी भाषा से उर्दू में आए और फिर उर्दू से हिंदी में इनका प्रयोग होता है। जैसे आप प्रयोग करते हैं खत, ठीक है, खत, और कागज़, कागज़, बाजार, तो ये 3 मिलेंगे आपको, बस जीवा मूल्य में, इतना याद रखना जरूरी है। अगले चलते हैं दंत्योष्ठ की तरफ। दंत्योष्ठ यानी दंत धन ओष्ठ, दंत धन ओष्ठ, ठीक है। उच्चारण के समय दांत तथा ओठों दोनों के सहयोग से इनका उच्चारण होता है, और ये 2 हैं। अधिकतर आपसे ये वाला पूछा जाता है, बहुत बार प्रश्न बनता है, और ये वाला तो बहुत ही बार प्रश्न बना हुआ है। तो व और फ दंत्योष्ठ है। ह क्या था, काकल्य था, ह एक वर्ण है जो काकल्य था। ये 3 वर्ण है जीवा मूल्य है, व और फ दंत्योष्ठ है, ये याद कर लीजिएगा। और इसके अलावा दूसरा यहाँ पर हम बात करते हैं, अब प्रयत्न के आधार पर देख लेते हैं। अभी तक हम देख रहे थे उच्चारण के आधार पर, अब प्रयत्न। प्रयत्न का मतलब होता है जब हम वर्णों को बोल रहे हैं तो कितना प्रयत्न हमें लगाना पड़ रहा है, कितनी वायु किस प्रकार से बाहर निकल रही है, ये प्रयत्न होता है। इसके आधार पर देख लेते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, ठीक है, पहला क्या है, स्पर्श व्यंजन है पहला। और स्पर्श व्यंजन में हमें क्या पढ़ना है, ये व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ, ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ, 5 जगह हो गई। आदि से स्पर्श करके निकलते हैं, इनकी संख्या 25 है। बहुत बार पूछे गए प्रश्न हैं ये, बहुत ध्यान से आप लोग नोट भी कर सकते हैं, इनको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पर ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। इनकी संख्या 25 होती है, ठीक है, 25 होती है। इनको वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है इसका क वर्ग, क वर्ग में क ख ग घ ण, फिर है दूसरा वर्ग च वर्ग, च वर्ग में च छ ज झ ण और ट वर्ग हो गया, तीसरा वर्ग हो गया। और तीसरे वर्ग में है ट ठ ड ढ ण, और चौथे वर्ग में है त वर्ग, ठीक है, चौथे वर्ग का नाम है ता वर्ग। ये इनका नामकरण है, ये नाम से पुकारे जा रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ स्कूल में कोई ग्रुप बना देते हैं और उसका जो लीडर होता है या ग्रुप का कोई नाम होता है, उस प्रकार से हम ता वर्ग, पा वर्ग, इस तरह से ये पहचानते हैं। ता था द ध न, प वर्ग 5वां हो गया हमारे पास, पा वर्ग, और प फ ब भ म। इस प्रकार देखिए 5 पंक्तियां हैं और एक एक पंक्ति में 5-5 वर्ण हैं, सारे मिला के 25 हो गए। अगला आ जाते हैं, अगला है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी क्या है, देखिए जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है संघर्ष, तो कहीं ना कहीं संघर्ष से संबंधित है। स्पर्श तो आप समझ ही गए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 स्थान होते हैं और कहीं ना कहीं स्पर्श करके निकलेगा, इसलिए स्पर्शी हो गया। संघर्षी क्या है, उच्चारण में कोई 2 वागांग, वागांग का मतलब हो गया वागंग होगा, यहाँ पे अकी मात्रा नहीं आएगी,
कोई दो वागंग यानी वाक अंग, बोलने के हमारे जो अंग होते हैं उनमें एक दूसरे को स्पर्श करके बाहर निकलने वाली प्रश्वास, यानी एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और जब बाहर निकल रही है जो वायु, उस वायु में बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, वायु में बाधा उत्पन्न करते हैं जिसके कारण उन्हें निकलने के लिए कुछ संघर्ष करना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और इसीलिए इनको स्पर्श संघर्षी कहते हैं। और ये वर्ण क्या है? स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से वर्ण हैं जो स्पर्श संघर्षी हैं। वो हैं आपके च, छ, ज, झ। ये वर्ण आपके स्पर्श संघर्षी वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला पॉइंट लेते हैं संघर्षी। यहाँ हमने पढ़ लिया स्पर्श संघर्षी। अब देखते हैं संघर्षी। जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख के यानी हमारे मुंह के वागंग, वाक अंग, बोलने के जो अंग हैं वो परस्पर इतने समीप आ जाते हैं कि बाहर निकलने वाली जो हमारी श्वास होती है, जो वायु होती है, वो इस संकरे मार्ग से जब बाहर आती है तो उसको बाहर निकलने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, इसीलिए इनको संघर्षी कहते हैं। ये वर्ण आपके हो गए ख, ग, ज, श, श, ह। और ये जो ज और फ, ये दो वर्ण हैं, ये फारसी के संघर्षी हैं। ठीक है, तो इतना हमने देखा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इनमें से बनते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं। एक एक वर्ण, एक एक अक्षर में, एक एक पंक्ति में आपके प्रश्न है यहाँ पर। और इसी तरह आप बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि कहाँ कौन सी महत्वपूर्ण बात कह दी जाती है और वो मिस हो जाएगी। और आप चैनल को देखते हैं तो कृपया करके लाइक करें और हमारा सहयोग करें, तो हमें भी अच्छा लगेगा और इसी तरह आगे वीडियो लेकर आएंगे क्योंकि आपके सहयोग से ही मनोबल बढ़ता है। मेहनत जो हम करते हैं वो रंग लाती है। तो सहयोग करते रहें, बने रहें हमारी वीडियो के साथ। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे प्रश्नों को लेकर आएंगे। ये जो हम पढ़ रहे हैं स्वर और व्यंजन, ये वीडियो में कंप्लीट होते ही कम से कम 200 प्रश्नों की श्रृंखला इन पर मैं लाने वाली हूँ और उसके बाद आपका वर्ण व्यवस्था से एक भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता। लेकिन मेहनत मेरे साथ साथ आपको भी करनी है ना, क्योंकि मेहनत ऐसा हथियार है जो कभी नाकामयाब को पास आने नहीं देता। ठीक है, सफलता के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और चैनल को सहयोग करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।